please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अब रेगुलर सेशन और यहाँ पर 10,775 के करीब निफ्टी दिख रहा है। फ्लैट सा होता हुआ निफ्टी बैंक भी 30 पॉइंट ही ऊपर रह गया है, तो ये भी फ्लैट हो रहा है। सेंसेक्स भी ऐसा ही है। मिड कैप हालांकि अभी बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्री ओपन का रुझान था वैसा नहीं। टाटा मोटर्स अब 3.5% नीचे आ चुका है। 258, 257 बागले साहब के टारगेट आने वाले हैं। 256 रुपये, 255, 65, 254, 255 भी गया। टारगेट अचीव बागले साहब, बधाई हो। शुरुआत में टाइटन 3.5% नीचे, टाटा स्टील 2%, बजाज ऑटो में गिरावट, वेदांता लुढ़कता हुआ। एक शॉर्ट की कॉल आपको मिली थी यहाँ पे। हिंडाल्को में कमजोरी देखी जा रही है और ये तो निफ्टी स्टॉक्स है, इनकी ये हालत है। बाहर का हाल क्या होगा ये सोचने वाली बात है। देखते हैं, सारे के सारे इंडेक्स अब नेगेटिव हो चुके हैं। अच्छा, वायदा कारोबार के स्टॉक्स आपको बता दें। टाटा मोटर्स डीवीआर हो गया 153, 152 के टारगेट वागले साहब ये भी अचीव होते हुए दिख रहे हैं हमें। इसके अलावा आइडिया सेल्यूलर में 2% की गिरावट है। अजंता फार्मा, जेएसपीएल, ये कुछ और स्टॉक्स दिख रहे हैं जिन पे कमजोरी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2% ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता हुआ अब दिखाई दे रहा है। प्रदीप, दूसरी तरफ भारत रोड के लिए नेगेटिव खबरें आती हुई 3% नीचे वो स्टॉक। बॉम्बे डाइंग हालांकि कुछ कमजोर शुरुआत के साथ खुला है। गुजरात सिद्धि सीमेंट, मुझे याद है मेरे ख्याल में नीरज ने इस पर एक सेल कॉल दिया था, वो स्टॉक कमजोर खुलता हुआ। शेवियट में बिकवाली का दबाव। हिंदुस्तान जिंक, देखिए जिस तरह से जिंक की कीमतें टूटी हैं एलएमई पर, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। 275 के लेवल्स, 1.5% नीचे ये काउंटर। जेएसपीएल में भी कुछ कमजोरी के साथ ही शुरुआत हुई है। टिन प्लेट फिर कमजोर पड़ता हुआ, यहाँ पर भी 166 के लेवल्स आ चुके हैं। 1.5% का नुकसान देखने को मिला है। एचईजी जो कल तक काफी एक्टिव था, तेजी की पोजीशन आ रही थी, यहाँ पर भी तेजी पर एक हल्का ब्रेक लगा है। स्टॉक आज करीब 50 रुपए नीचे खुला है, लेकिन तेजी की पोजीशन तो आई है फ्यूचर लाइफस्टाइल में और ये स्टॉक भागा है 5% तक की तेजी, इसमें 4% की तेजी बनती हुई। मनपसंद बेवरेजेस में 5% का अपर सर्किट एक बार फिर लगता हुआ। अक्ष ऑप्टिव फाइबर, ये आशीष की टीम का खिलाड़ी, 3% ऊपर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2.5% ऊपर, 1176 के लेवल्स पर खुला है। सोम डिस्टिलरीज 2.5% ऊपर। श्रीराम ईपीसी में हम देख रहे हैं थोड़ी सी खरीदारी आती हुई, लेकिन बहुत लिक्विड काउंटर रहता है ये। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, ये फिलहाल 2% ऊपर खुलता हुआ। बर्जर पेंट्स, जीएनए एक्सेल, फोर्स मोटर्स 2% ऊपर है। 2440 के लेवल्स फोर्स मोटर्स में आज सुबह सवेरे देखने को मिले हैं। उन सेल्स के आंकड़ों को देखकर भारत फोर्ज भी देख लेते हैं, वो क्लास 8 ट्रक्स का जो इम्पैक्ट है कितना आया है। स्टॉक एकदम शांत, लेकिन जीएनए एक्सेल में भी ये क्लास 8 ट्रक का काफी बड़ा प्ले रहता है, वो स्टॉक ज्यादा भाग रहा है। करीब 2% तक की तेजी इसमें बनती दिखाई दे रही है। 442 के लेवल्स फिलहाल जीएनए एक्सेल पर मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा एक मजबूत ट्रेड जरूर देखने को मिला है। होटल लीला, यूको बैंक, सीईएससी और वाटेक वाबाग जुलाई 9 को फंड रेजिंग पर विचार करने वाला है। बोर्ड बैठक है और उस खबर के आने के बाद देखिए वाटेक वाबाग का करीब 1.5% ऊपर ये स्टॉक खुला है। 374 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वेस्कॉप में भी एक हल्की सी अपटिक देखने को मिली है। तो ये चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस, वरना मेटल्स की तो धुलाई शुरू ही हो गई है। वेदांता कमजोर था। हिंदुस्तान जिंक अब करीब 2% नीचे ट्रेड करता हुआ। जेएसपीएल और बाकी स्टील कंपनियों में भी धीरे धीरे करके दबाव आना शुरू हो गया है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव इस वक्त नजर आ रही है। अच्छा, फ्यूचर लाइफस्टाइल वागले साहब, पहले इसी पे नजर डालिए। 416 के लेवल्स अब आते हुए दिख रहे हैं। अब आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? प्रदीप, 415, 420 की मैंने बात की थी। मैं अभी भी मेंटेन करता हूं कि एक बार बुक कर लेना चाहिए उसके आसपास। मुझे नहीं लगता ये वन वे ये निकल के जाएगा या 450 तक जाएगा। 420 तक तो हमने पहुंचा दिया इसको। हाँ, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, सच्चिदानंद, आप जरा नजर डालिए, फ्यूचर लाइफस्टाइल के चार्ट देखते हैं आप? देखिए, ज़्यादा रीड नहीं किया इसे, बट ओके, मेरे पास प्राइस डेटा भी नहीं है। कोई नहीं, रजत से पूछ लेते। रजत, अगर आप फ्यूचर लाइफस्टाइल पढ़ सके 2.5%, 4.5% ऊपर 416 के लेवल्स पर, ये हम 421 रुपया 50 पैसा के ऊपर में स्टॉप लगा के बेचने को सलाह देता, लेकिन अभी थोड़ी सी ऊपर मतलब 417, 418 मिल जाए तो 3.5 रुपया का स्टॉप लॉस होगा। उसी हिसाब से इसको बेचना चाहिए, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई दम नहीं है ऊपर जाके सस्टेन करने का, तो इसीलिए इसमें खरीदारी तो मत कीजिए।
ओके 420-21 के आसपास अटक सकता है। 420 का टारगेट वागले साहब का भी, और वो लगातार कह रहे हैं कि आपके हाथ में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो बुक कर लें। 417, 419 तक का हाई इसने बनाया है। लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनियों पर ध्यान देते हैं। टाइटन 3.5% नीचे खुला है आज, 856 के लेवल्स आ चुके हैं। टाटा मोटर्स 3% नीचे, 259 के लेवल्स, और टाटा स्टील भी 562, 563 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.5% का नुकसान। वागले साहब, अगर मंदी की पोजीशन लेनी है तो इन तीनों में से कोई एक है क्या जो शॉर्ट किया जाए? अब पैटर्न वाइज टाइटन सबसे खराब है, बट उसमें ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। मेरे लिए आइडियल लेवल था 870, 868 अराउंड दैट, और मेरा एक 5 रुपये पे 7 रुपये का स्टॉप लॉस लेके, बट अभी ऑलरेडी 10 रुपये वहाँ से नीचे है। तो टाटा मोटर्स मुझे अभी भी यहाँ पर भी बाउंस बैक हुआ है, 260 पे बेच सकते हैं। 265 का स्टॉप लॉस मेरा मानना होगा, 245 टू 250 1 से 2 दिन का टारगेट आना चाहिए। 1 से 2 दिन के लिए टाटा मोटर्स पे अब भी बेचने की कॉल। अब देखिए 258 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए टाटा मोटर्स और डीवीआर दोनों पे। रजत, आप भी नजर डालिए। प्रदीप, संदीप ने बहुत अच्छी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दे चुके हैं, तो हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन जो मोहर चीज़ लगाते हैं उस पे। आपके ध्यान पे लाना चाहता है, वो उसमें ये देखिए कि अगर आपने मंथली चार्ट देखेंगे या तो लॉन्ग टर्म क्वार्टरली चार्ट देखेंगे, इसमें एक डबल टॉप बना है। और अभी कोई कारण से संदीप का जो सपोर्ट लेवल है 255 से 250, वो अगर टूट जाए तो 175 से 140 रुपया तक इसका टारगेट आ रहा है। और ये जो पैटर्न बना है, ये अगर एक बार इसका पूर्ति हो जाए, मतलब 250 के नीचे सस्टेन हो जाए, तो काफ़ी गिरावट आ सकता है इसमें। बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स के चार्ट में थोड़ा लंबा पैटर्न चिंता में डालने वाला है, इसको आप ध्यान में रखें। इसलिए 255 से 250 के जो लेवल हैं ये काफ़ी अहम है, मेक और ब्रेक लेवल हैं। ये बात रजत यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अगर आप इस समय कोई कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। रजत की कॉल दरअसल आपके लिए यही है। इसके अलावा इस वक्त अगर आप देखें, आइडिया सेल्युलर अगला स्टॉक है जो तेज़ी से फिसलता हुआ। वागले साहब जल्दी से इस पर नजर डालिए, क्या एक शॉर्ट का मौका है? प्रदीप बेच दीजिए इसके लिए, क्योंकि ये अभी क्योंकि स्टॉप लॉस क्लोज बैठेगा 54.30 है। मैं दिन के हाई के स्टॉप लॉस 55.05, एक रुपए के अंदर आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। ऑन द डाउन साइड आपको 51 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं आज और कल तक में। तो रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज कभी कभी हम स्टॉक बहुत लेट पकड़ते हैं, जैसे कि टाइटन अच्छा था बट गिरा था, तो ये अभी गिरने को तैयार है। ये लेवल पे बेचा जा सकता है। 51 के टारगेट, सॉरी 51 का टारगेट आपने कहा। हाँ, 51 का आज और कल तक का। क्या भारतीय एयरटेल भी बेचेंगे साथ में? दोनों में हर्षदा ये वीक ज्यादा है। आइडिया इज बेटर देन भारतीय एयरटेल, बट भारतीय एयरटेल भी वीक है। मुझे 348 टू 350 के तक के टारगेट्स उसमें भी नजर आते हैं। 365, 366 का स्टॉप लॉस होगा। रजत, एक स्टॉक जिस पे आपकी अक्सर नजर होती है, CESC 1.5% मजबूत खुल रहा है आज। शुरुआत में थोड़ा सा एक्शन है, बिल्डअप है, वॉल्यूम है, वायदा कारोबार में भी। दिन के हाइस पे क्या कहेंगे? 900 के ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद बाइंग करने के लिए सोचिए, क्योंकि वो 900 के आसपास जाता है। पिछले 3 दिन में वो 900 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाया। आज अगर सस्टेन कर जाए तब आप 5 रुपये नीचे स्टॉप लगा के इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, जिसमें कि ये 914 से 917 तक जा सकता है। लेकिन जब तक ये 900 नहीं क्रॉस करता है तब तक खरीदारी मत कीजिए। 900 के आसपास से नीचे आने लगता है तो ऊपर में बेच दीजिए। 100 के लेवल पार करने का, ठीक है, हम यहाँ पर इंतजार करेंगे। लेकिन मुथूट फाइनेंस एक और स्टॉक जहाँ पर ऐसा ही एक्शन इस समय चल रहा है, 2-2.25% ऊपर अब वो स्टॉक आया है। रजत, इस पे क्या व्यू है? इसमें व्यू पॉजिटिव है। अभी फिलहाल जिस लेवल पे है इसी लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 402 के नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में 410, 412 यहाँ तक तो जाने की पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। 412 तक के लेवल्स आपको भी पसंद है वागले साहब? ये शेयर ब्रेकआउट है, बिल्कुल पसंद है। अगर मार्केट सस्टेन करता है, जो मुझे डाउट है, जिस तरह से एडवांसेस टू डिक्लाइंस मुझे दिखाई देते हैं, शायद होल्ड ना करे, थोड़े से पहले नीचे आए। बट मुथूट ऑन इट्स ओन इज वेरी वेरी पॉजिटिव। 402, 403 का स्टॉप लॉस होगा। 417-18 तक का टारगेट मुझे दिखता है आज और कल में आना चाहिए। मंदी की पोजीशंस डिश टीवी में अब बढ़ रही हैं। रजत बताइए, चार्ट क्या कह रहा है 71, 75 पर? क्या बेचने लायक शेयर है? क्या तैयारी कर रहा है टूटने की? देखिए, डिश टीवी इस लेवल से नीचे 70, 69 वहाँ तक तो जा सकता है। उसमें
वो पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आपको अगर इस लेवल पे अगर आपने बेचना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 2-3 रुपया ऊपर रखिए, क्योंकि 5-6 रुपया नीचे मिलने की उम्मीद करें तो। लेकिन डिश टीवी, जैसा मैंने आपके ये चैनल पे पहले भी जिक्र किया था कि 68 के आसपास एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो कि 2009 से आ रहा है, तो उसी के उसका लेवल सोचते हुए शॉर्ट करने के टाइम में ये सोच लीजिए कि कहाँ वो है और उसी के हिसाब से आप टारगेट बनाइए और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बनाइए, उसी हिसाब से उसको शॉर्ट करके खेलते हैं। ऐसे ही खेलने से सब चलेगा। लेकिन एक बड़ा शॉट जो इस समय दिख रहा है वो है एमआरपीएल कमजोर खुला। नीरज ने भी आपको सुबह में कहा था शॉर्ट करके चलें और स्टॉक देखिए 76.85 के लेवल्स पर आ चुका है। वायदे बाजार में तगड़ी बिकवाली हो रही है। वागले साहब, अगला टारगेट क्या रहेगा? 76 तो आ ही गया। हर्षदा, मेरे लिए 77, आपने इनफैक्ट 77 में ही आइडेंटिफाई किया था, बट मेरे लिए 77 ब्रेक होना ज़रूरी था और जो अभी हुआ है तो 77.10 77.20 का स्टॉप लॉस होगा और इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है 72 तक की। तो आप 1 रुपया रिस्क, 3, 3.5, 4 रुपया रिवॉर्ड, ये इंट्राडे प्ले हो सकता है, इंट्राडे या कल मॉर्निंग तक। 72 76 हो गया। देखिए बात करते करते तो काफ़ी तेज़ी से स्टॉक कमज़ोर होता हुआ एमआरपीएल का 72 रुपए के टारगेट के साथ आप यहां पर बेचकर चलें। शॉर्ट करने की राय आ रही है। रजत, 2 हेवी वेट्स पे नज़र डालिए, एमएनएम और मारुति में कल हम बात कर भी रहे थे कि एक लंबा डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, ऐसा लगता है। एमएनएम भी आज शुरुआत में अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा है, क्या दोनों में तेज़ी करनी चाहिए? देखिए, एमएनएम में भी अब तेजी कर सकता है, लेकिन एमएनएम पिछले ऑल टाइम हाई जो था 933 रुपया 50 पैसा, वो लेवल पार करके अगर सस्टेन कर जाए तब तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो एक बार यहाँ से आप 10-20 रुपया के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मारुति, जहाँ तक मारुति का सवाल है, दैट्स एक्चुअली गिविंग यू गुड, मतलब मैं तो ये मानूंगा कि इसमें एक बॉटम जैसा बन चुका है। अभी 9,300 रुपया 9,350 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाए तो एक अच्छी ब्रेकआउट की तरफ सिचुएशन बनेगा और उसमें टारगेट उसका 9600 तक की होगा। तो हियर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी ऑन दी अपसाइड, बट बाजार को थोड़ा साथ देना चाहिए। नहीं तो क्योंकि टाटा मोटर्स के जो हाल है उसके बाद में ऑटो का सेंटिमेंट कुछ ख़राब होने की गुंजाइश है। और एक चीज़ आपको याद दिलाऊंगा कि टाटा मोटर्स और लार्सन बिगड़ा हुआ रहता है, भारतीय बाजार में बुल मार्केट सस्टेन नहीं होता है। ओके, लेकिन मारुति पे प्रकाश 2018 अब तक पूरा का पूरा 6 महीना इसके लिए कमजोरी का रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन कल प्रकाश काबा थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि यहाँ पे अब वो कंसोलिडेशन का दौर पूरा हुआ, ऐसा लगता है। हमने भी कल इसके चार्ट्स देखे थे और एक लंबा डाउन ट्रेंड खत्म होता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है फंडामेंटली भी कि अब मौका है? थोड़ा सा लेट है फॉर फ्रेश बाइंग, बट इट्स एन एवरग्रीन स्टॉक। तो आपका क्या होता है कि अगर आप 9,300 के आसपास एंट्री लेंगे तो अवधि थोड़ी सी लंबी हो जाती है फॉर अ डिसेंट रिटर्न टू बी मेकिंग। अब आप देखें 3 महीने में एक्चुअली मारुति अभी भी डाउन है, मतलब 3 महीने के 6 महीने के उस दौर से देखें तो, क्योंकि 10,000 के ऊपर जब निकला था तब वहाँ से 8,370 तक नीचे गया है। तो आपको अच्छा खासा इसने 17% का दायरा दिया एंट्री का। अब होता ही है कि मारुति में लोग घबराते हैं लेने से क्योंकि महंगा स्टॉक लगने लगा है। सो उस साइकोलॉजी की वजह से अगर यही 88 रुपए होता है तो लोग दबा के ले रहे होते, लेकिन वो आज 8,800 होता है तो वो एंट्री नहीं लेते, 9,300 पे फिर सोचने लगते हैं कि रह गए। सो आई थिंक इट्स अ बिट लेट, बट जाएगा जरूर ऊपर। सेल्स की जो ग्रोथ है इनकी, जून का महीना शटडाउन होने के बावजूद इतना अच्छा गया इनका नंबर सेल्स, तो प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो गया है। सुजुकी के जो यूनिट्स आ रहे हैं, सेकंड प्लांट ऑलरेडी गेटिंग ऑन स्ट्रीम, क्लोजर टू ऑन स्ट्रीम। बट मारुति से अच्छा थोड़ा सा इनके एंसिलरीज पे फोकस करें अगर, तो अभी वहाँ पे अभी भी जगह है। जैसे बहुत सारे हैं, जय भारत मारुति है, सुब्रॉस है, जो इन्हीं को सप्लाई करते हैं। तो वैसे मदरसन सुमी है। मतलब मेरा मानना ये है कि एक OEM में जो रजत कह रहे हैं, आई एग्री। आप अशोक लेलैंड में देखिए क्या स्ट्रेस आ रहा है, बिजनेस में कोई आंच नहीं है। टाटा मोटर्स में देखिए, सो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, M&M इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग एट 900 रीजन। OEMs में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जी। लेकिन एंसिलरी में एक स्पर्ट बाकी है और वो भी फिर धीरे से खत्म हो जाएगा। सो ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय है, बट आई वुड बी वेरी सिलेक्टिव इन द ऑटो स्पेस राइट नाउ। ओके, तो
जय भारत जैसे आइडियाज पर फोकस, सुब्रोस जैसे आइडियाज पर आप फोकस करें तो वहां पर पैसे बनेंगे। लेकिन SRF वागले साहब ये टूटने लगा है और यहाँ पर काफी तेज क्रैक आ रहा है 1628 के लेवल्स। क्या और कमजोरी बढ़ेगी इसमें? शॉर्ट करके चले, 25 रुपए तो गवा चुके हैं। हर्षदा, बिल्कुल एक मल्टीपल सपोर्ट पिछले 7-8 दिनों का सपोर्ट है 1630-32 के एरिया में, और वो ब्रेक हो रहा है। ये लेवल पे बेचा जा सकता है। 1636 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 1610, 1612, मे बी इवन 1605, 1606 कल तक के अगर आप बात करें, ये लेवल्स मुझे 1600 टेस्ट करते हुए दिखता है। ओके, तो 1600 की तरफ SRF फिर टूटता हुआ देखिए। बात करते करते और गिरावट आ गई है, 31 रुपए गवा चुका है, 2% नीचे 1618 के लेवल्स इस समय कैश में देखने को मिले हैं। लेकिन मेटल्स कमजोर है रजत। हमने LME पर नजर रखी थी, अक्रॉस द बोर्ड जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर सब में गिरावट देखने को मिली है। आप शॉर्ट क्या करेंगे? हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को या वेदांता? तीनों में से अगर एक ट्रेड लेना हो क्या रहेगा? देखिए, वेदांत तो 223 रुपया 75 पैसा भाव है, और ये अभी इसमें आप 224 रुपया मिल रहा है जुलाई फ्यूचर्स में, तो इसमें बेचिए। इसका स्टॉप लॉस जो है आपका वो हो जाएगा 230 के ऊपर में, और हमको ये दिख रहा है कि जुलाई के अंदर में ये 215 रुपया 213 रुपया ये रेंज दिखा देगा। तो उसी के वास्ते अभी अगर आपने बेचेंगे 6 रुपया स्टॉप लॉस, और 12-13 रुपया भी नीचे मिल सकता है। ओके, और हिंदुस्तान जिंक वागले साहब? मैं ये लेवल पे बेचने को तैयार हूँ हर्षदा। 274 का करंट भाव है, 276.50 के स्टॉप लॉस से बेचे। मेरा 268-269 का टारगेट होगा। 268-269 आज के आज देखिए ये सभी कंपनियां कमजोर हैं। वेदांता बेच रहे हैं यहाँ पर रजत बोस, और हिंदुस्तान जिंक में और कमजोरी बढ़ेगी। वो स्टॉक भी एक वीक विकेट पर खड़ा है। बात करते करते 273 के लेवल्स तो आ ही गए हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आता हुआ, वॉल्यूम्स में ज्यादा कुछ एक्शन है नहीं। अजंता फार्मा एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये भी कमजोर लगने लगा है। सेल में भी कुछ कमजोरी बढ़ने लगी है। अजंता फार्मा वागले साहब, क्या ये भी एक शॉर्ट कैंडिडेट है आज का? कल मेरा ये लॉन्ग कैंडिडेट था जिसमें मुंह आई, बट वो वाली मुंह नहीं आई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मेरे लिए शॉर्ट कैंडिडेट है नहीं, वेट करूंगा मैं। और सेल भी इनफैक्ट मजबूत दिख रहा था नीचे तो। हाँ, सेल भी अगर बेचना है तो 79 ब्रेक होने का इंतजार करें, क्योंकि यहाँ से बाउंस हो सकता है, तो मैं फिलहाल वेट करते हैं। ओके, तो इन दोनों स्टॉक्स में आप इस वक्त कोई मूव नहीं लेंगे। अच्छा, HCC देखिए जरा, एक जबरदस्त बाउंस आया था, उसके बाद अब पिटना शुरू हुआ है, क्या लगता है? नहीं, इसमें भी मेरे लिए कोई क्लियर संकेत नहीं है, वेट करते हैं। ओके, कोई क्लियर ट्रेड फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। रजत, आपको शुरुआती ट्रेड में कोई इंटरेस्टिंग चार्ट दिखा क्या, जहां पे आप अपनी तरफ से कॉल देना चाहेंगे? आज के दिन सीमेंट को नजर पे रखिए। सीमेंट में बहुत अच्छी मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। ACC जुलाई फ्यूचर्स 1372 रुपया में का अभी चल रहा है, तो इसमें आप 1365 के नीचे स्टॉप लगाइए। ऊपर में 1385 से 1390 तक मिल सकता है। ओके, ये सुदर्शन ने इनफैक्ट आपको कॉल भी दी थी, और 1380 के लेवल अब यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो करीब करीब इसके टारगेट तो अचीव हो गए। अभी भी जगह है क्या रजत, और ऊपर के टारगेट आप रिवाइज करेंगे ACC में? देखिए, मैंने 1390 का बात किया था, तो वो 1390 तक जाने की पॉसिबिलिटीज तो दिख रहा है मुझको। और वागले साहब, इंडिया सीमेंट, क्योंकि ये भी देखिए मिड कैप्स में चल तो यही रहा है। मैं पॉजिटिव हूँ। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्लियर कर रहा है, जो कि 106, 106.50 है, तो एनी मूव टुवर्ड्स दैट इवन एट द करंट लेवल ज़्यादा चला नहीं है। 105 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 114 तक के मुझे लेवल्स दिखते हैं आज और कल तक। ओके, इनफैक्ट ये पूरे के पूरे सेगमेंट में ही हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। नजर डालिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे। रेपको होम में खरीदारी दिख रही है, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे भी तेजी देखने को मिल रही है। ग्रुप फाइनेंस पे हमने कल काफ़ी तेजी देखी थी, हालांकि ये दोनों वायदा कारोबार के स्टॉक्स हैं, तो इन पे ज़्यादा करीब से नज़र है। रेपको और LIC हाउसिंग, वागले साहब कोई ट्रेड देख रहे हैं क्या? LIC हाउसिंग का प्रदीप बेसिक पैटर्न इतना पॉजिटिव है नहीं। ये जो हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा बाउंस बैक है, तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। रेपको इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। मैं 570 के स्टॉप लॉस से, बट इसमें क्या है, डे ट्रेड दे नहीं सकते। मैं पोजिशनली ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। मुझे 610 तक के टारगेट दिखते हैं, बट स्टॉप लॉस होगा 570।
एक स्टॉक को रिविजिट करते हैं, वो है CESC, और CESC में एक अच्छी तेजी बनी है। प्रकाश, आपका क्या नजरिया है CESC पर? आप 899 सब 900 खरीदेंगे स्टॉक को? ये 900 हो गया मेरे ख्याल से। रजत वेट कर रहे थे इस थ्रेशोल्ड का, सो आगे अब बढ़ेगा। उनकी लोकल कंपनी है, आई एम श्योर ही अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल, बट इसमें भी कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और आई थिंक इट इज बीटन डाउन, क्योंकि लोगों की पेशेंस टेस्ट की इसने, जो डीमर्जर इतने महीनों से वेट हो रही है, अभी तक डेट आया नहीं है, उसकी अभी तक कोई विजिबिलिटी नहीं है। इस वजह से ये पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है कि आप इसको सब 900 लीजिए, कुछ नहीं तो 1000 रुपए तो इसकी SOTP बेसिस पे पिटी हुए उसमें भी वैल्यू आ ही जाएगी। लोग तो 1400 की भी टारगेट दे चुके हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेडर्स के लिए हमेशा मौका ये रहता है कि जब खराब न्यूज़ आती है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका रिएक्शन आप देखिए कितना होता है, और आपने सोचा उससे कम अगर रिएक्शन हुआ, दैट मीन्स यू हैव रेड इट रॉन्ग, और ये बाउंस बैक करेगी चीज। ये CESC में भी हो रही है, टाटा मोटर्स में भी मुझे लग रहा है आज किसी को अगर इंट्राडे टाइप ट्रेड्स करना हो, या BTST जिसको आप BTST के लिए शायद अभी बहुत जल्दी है, बट टाटा मोटर्स 258 के आसपास सपोर्ट अच्छा खासा ले रहा है, मतलब वहाँ बाइंग आ रही है, आपको नीचे जाने नहीं दे रहा है इन स्पाइट ऑफ दैट सो कॉल्ड न्यूज़। क्योंकि न्यूज़ जो है वो है सब्जेक्टिव, कि ब्रेक्सिट अगर हार्ड हुआ तो पिटाई होगी, ब्रेक्सिट कैसा होगा तो ये तो आज तक किसी को नहीं समझ आया। जब पिछली बार भी हुआ था तो वो एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध हुआ है। सो आई थिंक दीज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडर्स, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो सदाबहार चीजें हैं ही हैं। अच्छा, सोम डिस्टिलरीज आप ट्रैक करते हैं क्या? देखिए आज जो एक खबर है उड़ीसा में एक्विजिशन की, तो करीब 3% ऊपर है। मैं सोच रहा था इस पर बात करने की नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ 35% के रिटर्न इस साल इसने दिए हैं। Yes. कमजोर मार्केट में। नहीं तो ये स्पेस बहुत ही प्रॉमिसिंग है। नीरज या आशीष ने आज एक और कंपनी बहुत अच्छी इस समूह की थी, GM ब्रूवरीज, मेरे ख्याल से आज की सुबह की गोल वाली लिस्ट आशीष की टीम में थी मेरे ख्याल से। हाँ, सो ये जो सेगमेंट है प्रदीप, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया। इलेक्शन ईयर है, कंजम्पशन ड्रिवन है, आप लोगों की जेब में और पैसा दे रहे हो, और इस सोम डिस्टिलरी के केस में जो हंटर बेयर की एक्सेप्टेंस जिस हिसाब से चेंज हुई है, डिस्ट्रीब्यूट इनके अब ब्रांड हो गई है बिल्ड, अब इनको एक्सपेंशन प्रोडक्शन साइड में करना पड़ेगा। सो ये जो एक्विजिशंस कर रहे हैं ये इसी स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं, और दैट विल प्रोबब्ली बी वेल अलाइंड, बट आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन सोम डिस्टिलरी फॉर अदर रीजंस, बट ये स्टेप जो है ये पॉजिटिव है इनके लिए। तो मैं ये रिकमेंडेशन मैं नहीं देना चाह रहा कि सोम डिस्टिलरी लीजिए। इफ यू हैव टू बाय वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस लाइक GM ब्रूवरीज, जो आपको नंबर्स आ जाएंगे, नंबर्स भी हैं, और इसकी जो ब्रांड्स हैं उनकी एक्सेप्ट, और ये थोड़ा सा जो नीचे आया था 800 के आसपास, दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। चलिए, तो GM ब्रूवरीज फोकस में रहेगा आज नंबर्स के लिहाज से, लेकिन एक स्टॉक और उसके बाद अश्विनी की तरफ बढ़ेंगे, वो है येस बैंक। और येस बैंक में देखिए बाजार खुलने से पहले हम आपको कह रहे थे कि यहाँ पर मोमेंटम है, क्योंकि प्री ओपन सेशन में ही वो पॉजिटिव टिक्स आने लगे थे। स्टॉक देखिए 2.5% ऊपर 343 के लेवल्स अब आ चुके हैं, और वायदे बाजार के खिलाड़ी भी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। खुलते ही 14 लाख शेयरों का एडिशन हो चुका है। वागले साहब बताइए। हर्षना, अगर आप मुझे मार्केट के पहले पूछती तो मेरा आंसर होता नो। हाँ, आपने नो कहा था मेरे ख्याल में। रजत ने कहा 343 पार होने दीजिए। अब और मैं रजत के साथ बिल्कुल हूँ, वो ब्रेकआउट मुझे दिखता है। अभी मेरा आंसर है यस, तो 341 का स्टॉप लॉस होगा। 355 तक के 1 से 2 दिन की अगर आप बात करें, मे बी इवन 360 तक की मुझे दिखती है। इंट्राडे में करंटली एट 345, मैं 352 तक की बात करूंगा। ओके, 355 के टारगेट आपके लिए यहाँ पर आएंगे। अब अश्विनी गुजराल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, बताइए क्या लगता है अब बाजार की शुरुआत देखकर आपको? येस बैंक छोड़ें, आज बैंक निफ्टी दोबारा हैरान करने वाला है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बेयर्स ने कोशिश की इसको नीचे ले जाने की, लेकिन बहुत स्ट्रांग रहा, और अब जो है फ्रेश इंट्राडे हाइज कर रहा है। क्योंकि ये कल काफ़ी एक शॉर्ट स्क्वीज से निकला है, तो मेरे हिसाब से आज इसमें फॉलो थ्रू आ सकता है, और उसके चलते आप बैंक निफ्टी में भी अपसाइड देख सकते हैं। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 150 पॉइंट आज और ऊपर जाए। तो लोगों को फिलहाल जो है इसमें बाइंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये ग्लोबल संकेतों के पीछे ना जाएं, क्योंकि चांसेस आर अगर बैंक ऊपर जाएंगे तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। और अभी कुछ देर में अगर रिलायंस शुरू करता है पार्टिसिपेशन, तो एक बारी हम 10,800 को तो कम से कम छू कर आ सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में यहाँ पे येस बैंक लेना चाहिए, 337 का बाय, 352 का टारगेट। L&T फाइनेंस लेना चाहिए, 144 का स्टॉप, 156 का टारगेट। और इंडिया सीमेंट में बाय है, 104 का स्टॉप, 116 का टारगेट।
ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में तेजी की पोजीशन, साथ ही यस बैंक में भी 352 का टारगेट दे रहे हैं अश्विनी, और इंडिया सीमेंट जो आज सुबह सवेरे खुलते ही चल पड़ा है, इसमें भी तेजी की पोजीशन लेने की सलाह। इंडिया सीमेंट का टारगेट 116 का है। शुक्रिया अश्विनी हमारे लिए समय निकालकर इन अपडेट्स के लिए। अश्विनी को आगे CNBC आवाज पर आप दिन भर देखेंगे कुछ और शानदार आइडियाज के साथ। बाजार देखिए मजबूत शुरुआत तो नहीं, लेकिन एक सॉफ्ट शुरुआत देखने को मिली, और उसके बाद निफ्टी बैंक जैसे अश्विनी कह रहे थे वही तेजी पकड़ रहा है। 80 पॉइंट ऊपर फिलहाल ये इंडेक्स आ चुका है। लेकिन एक बड़ा पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आते, देखिए बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों के बाद भारतीय संस्थागत निवेशक सबसे बड़े माने जाते हैं, और वैसे भी FIIs पिछले कुछ वक्त से लगातार पैसे निकाल रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से खरीदारी का सिलसिला जारी था। हालांकि ये भी अब कुछ सतर्क दिख रहे हैं। ऐसे में इस बाजार में उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। यही जानने के लिए प्रदीप ने बात की UTI AMC के MD लियो पुरी से इस खास बातचीत में। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हमारी इस खास चर्चा में हम बात कर रहे हैं UTI AMC के MD और CEO लियो पुरी से। पुरी साहब स्वागत है आपका। इस समय बाजार ऐसी स्थिति में है जहां पे बहुत सारे निवेशक जिनका बहुत समय से कॉन्फिडेंस था मार्केट पे, वो भी थोड़ा सा हिल गया है, और वो भी पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कितना और गिरेगा। खासतौर पे देखिए इंडेक्स तो नहीं गिरा, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में जिस तरह से गिरावट आ रही है, बहुत चिंतित हैं। क्या जवाब देते हैं आप उनको? आपके यूनिट होल्डर्स भी पूछते होंगे ये सवाल। नहीं, इस वक्त ग्लोबल जो स्थिति है वो काफ़ी बदल गई है, तो माहौल वैसे बदल रही है, और जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस थी इमर्जिंग मार्केट्स में वो थोड़ी कम हो गई है अभी। वैसे इंडिया तो स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि कई साल से लोग कह रहे हैं कि इंडिया का मैक्रो अच्छा है, सरकार कम से कम मजबूत है, और जो इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी था वो काफ़ी 4-5 साल से अभी तक उसमें काफ़ी ताकत रही है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट या कंसोलिडेशन फेज आप कह सकते हैं जो मार्केट्स में अब हम देख रहे हैं। तो ये कितना चलेगा? और ये एक और भी इसका ये ट्रेंड है कि रोटेशन भी हो रही है यहाँ पे। जो पिछले सालों जो शायद बैंक्स या मेटल्स या माइनिंग या एनर्जी में जो वैल्यू क्रिएशन हुआ था, वो अभी सब कंसोलिडेट कर रहे हैं। और शायद आगे बढ़ के फिर से हम देखेंगे कि IT या फार्मा या अलग सेक्टर में वैल्यू शायद क्रिएट हो पाएगा। तो इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज जो हैं, अगर ब्रॉडर मार्केट भी उसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो इसलिए ये एक वक्त है जिस पे पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्शन या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक और भी चीज़ है कि जो मिड कैप्स की जो रैली हुई है वो अभी काफ़ी रिवर्स में चली गई है, और वो भी एक फिनोमिनन है जो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड पोर्टफोलियोज पे बहुत असर है उसका। कि बहुत पोर्टफोलियोज हैं जिन्होंने शायद ओवर एक्सपोज हो गए मिड कैप्स को, और वो काफ़ी खतरनाक है इस माहौल में। उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए इस स्थिति में। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि ओवर एक्सपोज शायद हो गए थे पोर्टफोलियोज, तो फिर सेबी ने कहा कि इसको रीजिग करें आप अपनी स्कीम्स को, लेकिन अभी भी जो हम देख रहे हैं इस पूरे रीडिजाइनिंग के बाद मिड कैप फंड्स को लेकर के, मिड कैप स्कीम्स को लेकर के आम निवेशक का उत्साह बरकरार है, और उनको लगता है कि लंबी अवधि में तो यही अच्छे रिटर्न आएंगे, तो उन्हीं में अभी भी काफ़ी पैसा आ रहा है। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, अगर ये रिस्क एपेटाइट की बात है, अगर रिस्क एपेटाइट है कि हम वॉलेटिलिटी सह सकते हैं, तो और हम 4, 5, 7, 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज भी मिड कैप्स एक्सपोजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप रिटायर्ड आदमी हो, या अगर आप किसी खास कारण के लिए सेव कर रहे हैं, जाके फीस पे करने हैं या गोल के लिए, फिर ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है आपके लिए, क्योंकि जो मिड कैप्स है उनकी वॉलेटिलिटी अगले 2 साल में सहना बहुत मुश्किल होगा रिटेल हाउस होल्ड्स के लिए। क्यों ऐसा? उसके 2 कारण हैं।
एक उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत आगे बढ़ गई थी। अभी भी इतने करेक्शन के बाद 25-30% प्रीमियम तक चली गई थी ब्रॉडर मार्केट से। अगर आप देखें 5-7 साल की जो साइकिल है वो 8-10% डिस्काउंट ट्रेड करते हैं। तो जो उसका मतलब जो डाइवर्जेंस वैल्यू के लिहाज से जो आप वैल्यूएशन देखते बहुत हैं, डाइवर्जेंस हो गई थी, वेरी बिग डाइवर्जेंस बिटवीन मिड कैप्स एंड ब्रॉडर मार्केट। तो उसका नेचुरल करेक्शन हो रहा है। और दूसरी बात है कि जो डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी के एडजस्टमेंट्स जो थे उन पे काफ़ी असर हुआ, तो वो भी शायद 3-4 क्वार्टर अर्निंग्स इम्पैक्ट उनको लगेगा शायद और लगेगा निकल सेक्टर के मुताबिक। कई हैं जो अभी भी निकल गए हैं और कई हैं जिस पे अभी भी असर है उसकी। जब भी फाइनेंशियल्स की बात होती है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसीज पे ही ज़्यादातर फंड मैनेजर्स का फोकस है। आप फंड, सेक्टोरल फंड भी उठा के देखिए तो वैसे ही हैं। इस समय सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि एनसीएलटी के तौर पे एक वर्केबल सोल्यूशन सामने आ रहा है। तो क्या कॉन्ट्रेरियन होने का समय नहीं है कि आप सरकारी बैंकों की तरफ देखें? अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो शायद आप बॉटम अप स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। Again, my personal view is that in India, as long as banks are owned by the government, in our political system, the likelihood that they will outperform or even perform is very low. So it's we do not have our political system does not permit the right business model to develop. The independence, a truly independent board, the quality of talent, the kind of decision making needed. There are too many sources of interference ultimately in a bank which is owned by the government. And that makes it very hard for it to make rational business decisions consistently. So I'm not sure that PSU banks have a very strong future. I think maybe 1 or 2 will emerge and will be national champions. But I think for most of them, the question is only how do you find a way now politically to actually create an exit strategy. I think energy should be on finding an exit strategy. I think people will सरकार को बाहर निकलना चाहिए। सरकार को बाहर निकलना चाहिए। I think it's long overdue. आपको लगता है वो विल पावर है? नहीं, अब इलेक्शन ईयर आई थिंक आप ये कह रहे हैं कि सरकारी बैंकों का कोई भविष्य नहीं है? शायद 1, 2, 3 हो सकते हैं। मैं जो 26-27 जो भी हैं तो इनको आपस में मर्ज करने की, कंसोलिडेशन की बात हो रही है, वो संभव है? तो इनको कम करके 3-4 ही कर दिया जाए, ऐसा सरकार सोचती है? हाँ, दैट इज अ पॉसिबल। वो उसका मैं बहुत साल से ये चर्चा हो रही है। आज तक कोई एक्शन तो किसी ने लिया नहीं है उस दिशा में। तो अगर करना चाहते हैं तो जल्दी करना चाहिए, नहीं तो और भी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है वहाँ पे। हर साल जो आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं और वैल्यू उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये सबसे ताज़ा जो आया है, सुनील मेहता कमेटी 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है उन्होंने, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात कही है। उसके डिटेल्स अभी आई हैव नॉट फुली अंडरस्टूड, वो देखना पड़ेगा जब डिटेल सारे पता चलेंगे। बट IBC हैज़ बीन अ वेरी बिग सक्सेस। जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो और NCLT जो प्रोसेस है, डिस्पाइट द डिफिकल्टीज it is still an extremely positive development for the economy. So the best thing that has happened for our banking system that I am most positive about and which I give government a lot of credit for, while they have not carried out banking reform in the banks, at least they have actually made sure IBC and the NCLT processes got started. And rather than criticizing it or constantly undermining it, which we have a tendency to do, I think as citizens we should be finding ways to support it, rally behind it. Even corporates don't like it because it's a very tough process. And if you allow the corporates to get away from it, it will be a lost opportunity. So I think people who have borrowed money from banks and who are not in a position to pay should lose control of their assets. It's as simple as that.
तो ये इतना साफ तौर पे रहा है कि अभी भी सरकारी बैंकों में मौका बहुत लंबा नहीं दिखाई दे रहा है। लियोपुरी जो इस सेक्टर के बड़े एक्सपर्ट हैं, सालों से बड़े बड़े बैंकों को राय देते आए हैं, उनका मानना है कि इक्का दुक्का सरकारी बैंकों में ही आपको निवेश करना चाहिए। एनसीएलटी के प्रोसेस पे हालांकि उनका पूरा भरोसा है, लेकिन इस दिक्कत से बाहर आने के बाद आगे क्या, यह बड़ा सवाल। और आज हमारी नजर है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस की सालाना एजीएम होने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी क्या ऐलान करेंगे, बाजार की नजर इसी पर है। क्या हो सकता है खास इस एजीएम में? हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी पहुंच चुके हैं और एजीएम में दाखिल होने से पहले नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज बताइए। प्रदीप, सबसे पहले तो यहाँ के मौसम ठीक है, बारिश नहीं हो रही, इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे। अदरवाइज बहुत सकरी गली में ये बिरला मातोश्री है। लेकिन माहौल जिस तरीके से बन रहा है और बहुत सारे निवेशक अंदर जा चुके हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और स्पेस कम होता है, और बहुत सारे लोग अभी भी अंदर जाने की कोशिश में हैं, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि जो टेलीकॉम की नई एक धारा शुरू करी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, जो तेल से टेलीकॉम की यात्रा, उसमें आगे आज क्या ऐलान होने वाले हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं। तो आज जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने कि टेलीकॉम सेक्टर में जो ब्रॉडबैंड सर्विस है, जो अभी तक इन्होंने लॉन्च नहीं करी थी, डायरेक्ट टू होम वाली, उसका ऐलान आज संभव है और उसके कई सारे प्लान्स भी ऐलान किए जाएंगे। तो वो एक बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने कॉर्डलेस में तो अपनी धमक बना ली है, 20 करोड़ ग्राहक हो चुके हैं। अब ये ब्रॉडबैंड के जरिए आपके घर तक पहुंचना चाहते हैं, जिसमें वो एक कंप्लीट सर्विस होगी। उसमें वीडियो भी होगा, टेलीफोनी भी कर सकते हैं आप, टीवी भी चलेगा उसमें। तो वो एक बड़ा कम्प्रहेंसिव प्लान है इनका, और उसके बहुत सारे प्लान्स और इतने अट्रैक्टिव वो प्लान्स होंगे कि जो पहले से मौजूदा प्लेयर्स हैं उनके खेल बिगाड़ देंगे। तो ये सुनने के लिए तमाम सारे इन्वेस्टर्स यहाँ बेताब है। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि आप हर बार आते हैं, आज क्या खास सुनना चाहते हैं, तो उनका वही कहना था कि हमने जो हमेशा जियो को अब मान लिया है कि वही इस कंपनी की सबसे बड़ी एसेट है, और उसमें आज क्या नया ऐलान होने वाला है हम वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से सबसे बड़ी ग्रोथ आ रही है। दूसरा एक और ध्यान रखिएगा, रिटेल के लिए भी बड़े प्लान ऐलान किए जा सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में खबरें आती रहती थी और अब सबसे बड़ी कंपनी वो बन चुकी है। तो आगे के एक्सपेंशन प्लान और उसको क्या आगे और नई दिशा दी जा सकती है, इस पे भी चर्चा होगी। तो ये दो सेक्टर हैं, दो इलाके हैं जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। ऑयल एंड गैस ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें भी कुछ ऐलान होंगे। शुक्रिया नीरज आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार फिर एजीएम के बाद, और एजीएम से हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। 11 बजे मुकेश अंबानी संबोधित करेंगे, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, करीबन 1 घंटा बाकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर तो आज हमारी नज़र बनी रहेगी। 1015, 1020 की बात कर रहे थे वागले साहब आप, 1000 का लेवल तो फिलहाल पार हो चुका है, आपके टारगेट की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। प्रदीप, मैं इवेंट नॉर्मली प्ले करना अवॉइड करता हूँ, तो 1015 कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ जस्ट 1% अवे, तो आई वोंट बी एक्साइटेड। बट आप एक्सपायरी की बात करो 1060, दैट्स अ गुड मूव, 5-6% की बात है, और ये हो सकता है कि 10-20 रुपये वो करेक्ट करेंगे तो तभी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो एक्सपायरी के लिहाज से भी एक स्टार परफॉर्मर रहेगा। 1060 की बात हो रही है आगे, लेकिन आज 1015 पर नजर रखिएगा, वो आज का टारगेट है वागले साहब का। इंडिया सीमेंट का हमने जिक्र किया, इंडिया सीमेंट के साथ एसीसी भागा है, और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट में भी हम देख रहे हैं एक अच्छी पिकअप देखने को मिला है। वागले साहब, क्या अल्ट्राटेक भी चाल मजबूत करेगा, उतनी तेजी आएगी जितनी इंडिया सीमेंट ने कमा कर दी है? शायद ज़्यादा, क्योंकि इसमें अभी ब्रेकआउट आ रहा है। आई थिंक इंडिया सीमेंट हमने काफ़ी पहले बात की थी अर्ली मॉर्निंग, 3950 के मेरे टारगेट्स होंगे, करंट भाव है 3870। आप 30 रुपये का रिस्क लीजिए, 80 से 90 रुपये यहाँ से मुझे ये इंट्राडे ट्रेड है। ओके, फोर्स मोटर्स, हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स बहुत कन्विंस नहीं हो रहे, लेकिन देखिए 2500 के लेवल इस स्टॉक ने आज दिखाए हैं। हमने आपको कहा आज खबर है और आज ये स्टॉक चलेगा 4-4.5% ऊपर इस समय। फ्यूचर लाइफस्टाइल दूसरा स्टॉक जो हमने कहा था कि आज यहाँ पे खबर है और आज ये स्टॉक चलेगा 4.5% ऊपर, ये भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना एक और स्टॉक मुझे दिख रहा है, एक एग्रीमेंट इन्होंने भी साइन किया है, और इस स्टॉक पे भी उछाल करीब 2.5% के आसपास का अब तक देखने को मिला है। अच्छी खरीदारी दिख रही है। जल्दी से वागले साहब चार्ट देखा आपने, इंटेलेक्ट डिज़ाइन की बात कर रहे हैं हम। निकल रहा है अभी प्रदीप, मेरे लिए
इमीडिएटली तो मैं 195 की बात करूंगा, तो मेरे लिए बाय बनता है 195 के ऊपर। और इसमें क्या 2-2.5 रुपये का मतलब नहीं बनता है। इसमें जब मूव आती है तो पिछली बार आई थिंक आपने आइडेंटिफाई किया था 180 से 220 तक गया था 5-6 दिनों में। तो वैसी वाली मूव अगर आपको स्पॉट करनी है तो 195 196 के ऊपर क्लोज होने दे तो मैं कंफर्टेबल रहूँगा। शायद ये मेरे रडार पे कल आएगा। ओके इस बीच निफ्टी बैंक जाते जाते आपको दिखाते हैं 26,550 के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया हम आज के लिए देख रहे थे, अब वहां पर ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी बैंक इस वक्त आपके लिए। लेकिन वक्त हो चुका है इजाजत लेने का, टाइम आप हमारे लिए डायरेक्टर साहब हमारे बता रहे हैं, तो आप सभी से इजाजत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पहला सौदा में। लेकिन ब्रेक के बाद प्रियंका संभव आपके लिए कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग लेकर आएंगी, तो उनके साथ आप बने रहिएगा। लौटेंगे फटाफट ब्रेक के बाद।